एक राज्य में दो महिला अफसर, एक आईपीएस और एक आईएएस, दोनों में इतनी लड़ाई बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप लगाने लग गए, व्यक्तिगत फोटोग्राफ शेयर करने लग गए, व्यक्तिगत चैट शेयर करने लग गए। आरोप गंभीर हैं। कौन सा है वो राज्य? एक राज्य में एक पार्टी है जो सत्ता में है और उसमें फिर से टूट हो गई है। तमाम दिन भर की सुर्खियों को लेकर मैं अभिनव पांडे आपके सामने हूं। आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का नया शो सुर्खियां। बारी बारी से सुर्खियों पर नजर डालते हैं। पहली सुर्खी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर में पिछले 30 साल से सेना तैनात है। सेना को हटाए जाने को लेकर, सेना को कम किए जाने को लेकर अब सुगबुगाहट होने लग गई है। राज्य का विशेष दर्जा खत्म हो चुका है और 3 साल बाद सरकार कश्मीर के अंदरूनी इलाकों से सेना की मौजूदगी कम करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। अगर प्रस्ताव मंजूर हो गया तो सेना सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल की निगरानी करेगी, यानी सिर्फ बॉर्डर्स पे रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कश्मीर के भीतरी इलाकों से सेना को हटाए जाने की चर्चा लगभग 2 साल से चल रही है। इसमें रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस भी शामिल है। अधिकारियों का कहना है कि ये बातचीत एडवांस लेवल तक पहुंच गई है। प्रस्ताव से ये भी साफ है कि सेना के हटाए जाने के बाद कानून व्यवस्था और आतंकवाद विरोधी अभियानों की जिम्मेदारी सीआरपीएफ पर होगी। एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ये बातचीत अलग अलग मंत्रालयों के बीच एक तरह से फैसला कर लिया गया है और ये देखने वाली बात है कि इस पर अमल कब होगा। अंततः ये बात राजनीतिक फैसला ही होगा। हालांकि एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा कि फिलहाल पूरी तरीके से कश्मीर को पुलिस के हवाले नहीं किया जा सकता, सेना को सिलसिलेवार तरीके से हटाना होगा। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दलों के साथ साथ सरकार के कुछ हिस्सों ने भी सेना को पूर्ण वापसी पर जोर दिया है। कश्मीर में विपक्ष का कहना है कि अगर सरकार हालात सामान्य होने का दावा कर रही है तो वो सेना को हटा ले, लेकिन ये अभी दूर की कौड़ी नजर आती है। ये अंदर खाने चल रही चर्चा है। दूसरी सुर्खी का संबंध ऑपरेशन दोस्त से है। दर्शक जानते हैं कि फरवरी में तुर्की और सीरिया में भूकंप आया। इस विभीषिका में हजारों लोगों की मौत हुई और हजारों बेघर हो गए। मदद के लिए दुनिया के कई देशों ने हाथ बढ़ाए। भारत की ओर से भी ऑपरेशन दोस्त की शुरुआत हुई। इसके तहत बचाव और राहत के लिए अलग अलग टीमें भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भेजी गई। आज पीएम मोदी ने तुर्की और सीरिया से लौटे बचाव दल के सदस्यों से मुलाकात की और उनके काम को सराहा और कहा कि भूकंप के दौरान भारत की त्वरित प्रतिक्रिया ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। ये हमारे बचाव और राहत दलों की तैयारियों का प्रतिबिंब है। रेस्क्यू टीम से बात करते हुए पीएम मोदी ने और क्या कहा, खुद सुनिए। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। ऐसे में परिवार के किसी भी सदस्य पर अगर कोई संकट आए तो भारत का धर्म है, भारत का कर्तव्य है उसकी मदद के लिए तेजी से आगे बढ़ना। देश कोई भी हो, अगर बात मानवता की है, मानवीय संवेदना की है, तो भारत मानव हित को ही सर्वोपरि रखता है। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि तुर्की में मदद के लिए 151 एनडीआरएफ के जवान और डॉग स्क्वाड की 3 टीमें भेजी गई थी। इसके अलावा भारत की ओर से मेडिकल उपकरणों की खेप तुर्की भेजी गई थी। ऑपरेशन समाप्ति के ऐलान के बाद एनडीआरएफ की टीम को तुर्की के अधिकारियों ने तालियां बजाकर गर्मजोशी के साथ विदा किया था। अगली सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। विधानसभा में आज बजट सत्र की शुरुआत हुई। पहले ही दिन विधानसभा में राज्यपाल गो बैक के नारे विपक्ष की तरफ से लगाए गए। आगे की जानकारी से पहले आप विधानसभा के अंदर का वीडियो पहले देख लीजिए। प्रदेश के समग्र विकास ग्लोबल इंडेक्स समिति 2023 में भागीदारी के लिए विभिन्न देशों से संपर्क किया गया तथा निवेश प्रोत्साहन हेतु विभिन्न देशों के 21 शहरों तथा देश के प्रमुख नगरों मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, चंडीगढ़ आदि में रोड शो आयोजित करके प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहित किया गया। नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस द्वारा इस आयोजन में पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता की गई।
दुनिया के 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें शामिल होकर ग्लोबल इन्वेस्ट समिट का निवेश के महाकुंभ का स्वरूप प्रदान किया। वैश्विक व्यापारी दरअसल बजट सत्र से पहले विधानसभा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का अभिभाषण हो रहा था। इस दौरान समाजवादी पार्टी और रालोद के विधायकों ने हंगामा करते हुए वेल में पहुंच गए और तख्तियां दिखाकर नारेबाजी करने लगे कि विपक्ष रोजगार, महंगाई, जाति जनगणना जैसे मुद्दों की मांग कर रहा है। हंगामे और नारेबाजी के बीच राज्यपाल का अभिभाषण जारी रहा। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यूपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाती रहीं। अभिभाषण के दौरान विधानसभा गेट पर शिवपाल यादव के नेतृत्व में सपा विधायकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने जो कहा उसे आप सुनिए। समाजवादी पार्टी कोई पहली बार जाति जनगणना के पक्ष में नहीं है। देश के बहुत सारे दल और समाजवादी पार्टी जिस समय कांग्रेस की सरकार दिल्ली में थी, जनगणना शुरू हुई थी, उस समय नेताजी, शरद यादव, लालू जी, ये तमाम वो नेता थे और दक्षिण भारत के बहुत सारे नेता जिन्होंने ये मांग की थी जनगणना जाति के आधार पर हो। हम आज फिर मांग करते हैं और सरकार से भी कहते हैं, डबल इंजन की सरकार है, हर एक को वादा याद दिलाते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास तभी संभव है जब जाति जनगणना हो सकती है। सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष को सदन चलाने की परंपरा जारी रखनी चाहिए। सुनिए मुख्यमंत्री का बयान। सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार है। कल दलीय नेताओं की बैठक में भी हम लोगों ने बहुत स्पष्ट ढंग से सभी माननीय दलीय नेताओं को इस बारे में अवगत कराया है कि सरकार किसी भी मुद्दे पर जो प्रदेश के हित में हो, लोकतंत्र के हित में हो, विधायिका के हित में हो, उन मुद्दों पर एक सारगर्भित चर्चा के लिए तैयार है और हर एक मुद्दे का जवाब भी देने को तैयार है। यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज यानी 20 फरवरी से शुरू हुआ और 10 मार्च तक चलेगा। 22 फरवरी को बजट पेश होगा और फिर दोनों सदनों में चर्चा होने के बाद इसे पारित किया जाएगा। बजट के दौरान आज ही विधानसभा के मार्शलों पर पत्रकारों से धक्का मुक्की करने का आरोप है। कई पत्रकारों ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें कवरेज करने से रोका गया और मार्शलों ने उन्हें धक्का दिया। चौथी सुर्खी बिहार से है। उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरकार जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कई दिनों से उनके नीतीश कुमार से तनातनी की खबरें सामने आ रही थी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफे के साथ नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। सुनिए। नहीं है, हम तो सब छोड़ कर आए थे। हम नहीं जानते थे कि एक दिन ऐसा आवेगा कि इस विरासत को संभालने के लिए फिर से हमको कमान संभालने की जवाबदेही हमारे साथी मेरे ऊपर देंगे। लेकिन वह दिन आ गया तो फिर से नई पार्टी बनाने का काम हमको करना है और नई पार्टी जो बनाने का निर्णय हमारे साथियों ने लिया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जवाबदेही भी मेरे ऊपर सौंपी है, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल, यही नई पार्टी है। राष्ट्रीय लोक जनता दल, यह जनता दल की पूरी विरासत को समेटकर आगे बढ़ने वाली पार्टी होगी। इस दृष्टि से हम सब लोग काम करें। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह की इस पर प्रतिक्रिया आई। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को शुभकामनाएं दी और अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति करार दिया। और उपेंद्र कुशवाहा जी का जो अति महत्वाकांक्षा है, यही कारण है उनके आज तक के राजनीति के इतिहास में। कौन भरोसा करेगा? कोई भरोसा नहीं करेगा। तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी उनको कल देख लीजिएगा कुछ दिन के बाद। आज हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद देख लीजिएगा कि उनका वहाँ क्या होगा। ये पहला मौका नहीं जब उपेंद्र ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है। इससे पहले 2005 और 2013 में नीतीश का साथ छोड़कर वो अपनी पार्टी का गठन कर चुके थे। हालांकि इस दौरान कुशवाहा बिहार की राजनीति में कोई खास छाप नहीं छोड़ पाए थे। दोनों ही बार उन्हें लौटकर नीतीश कुमार के पास आना पड़ा। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि नई पार्टी के साथ उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में कितने सफल होते हैं या फिर उन्हें वापसी करनी पड़ेगी। राजनीति से इधर राजधानी पटना में जो हिंसा की खबर आई, थोड़ी उस पर भी जानकारी ले लीजिए। पटना के जेठुली इलाके में पार्किंग को लेकर
लेकर शुरू हुई कहासुनी खूनी खेल में बदल गई। 50 राउंड की गोलियां चली और 2 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चा राय और चनारिक राय के बीच पुरानी दुश्मनी थी। दोनों में पंचायत चुनाव के दौरान रंजिश देखने को मिली थी। यही नहीं, दोनों के बीच ज़मीन को लेकर भी विवाद था और ज़मीन सड़क के किनारे है जिसकी कीमत तकरीबन 3 करोड़ रुपए बताई जाती है। दोनों पक्षों का इस ज़मीन पर दावा है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस विवादित ज़मीन पर फिलहाल बच्चा राय का कब्जा है। रविवार के दिन बच्चा राय ने ज़मीन के पास मिट्टी गिराई। इसके तुरंत बाद चनारिक राय वहां पहुंचे और अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाने लगे। इसी को लेकर विवाद शुरू हुआ और गहराता चला गया। 5 लोग इस फायरिंग में घायल भी हुए। इसके बाद हिंसा की आग पूरे इलाके में फैल गई और गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। मामले में पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बच्चा राय समेत 7 लोगों की गिरफ्तारी अब तक दर्ज है। इलाके में धारा 144 लगा दी गई और भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। आखिरी सुर्खी दक्षिण के राज्य कर्नाटक से है, जहां इन दिनों IPS बनाम IAS चल रहा है। सोशल मीडिया पर राज्य की 2 वरिष्ठ अधिकारियों के बीच नोकझोंक इतने आगे बढ़ गई कि गृह मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र को कार्रवाई की चेतावनी देनी पड़ी। दरअसल IPS अफसर डी रूपा मौदगिल और IAS अफसर रोहिणी सिंदूरी ने एक दूसरे के खिलाफ भ्रष्टाचार और अन्य अधिकारियों को निजी तस्वीरें भेजने के आरोप लगाए। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे पर पर्सनल कमेंट भी कर दिए। आमतौर पर ऐसा देखने को मिलता नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा मामला शुरू हुआ एक तस्वीर से। इसमें IAS सिंदूरी और जनता दल सेकुलर JDS के विधायक सारा महेश को एक साथ रेस्टोरेंट में बैठे देखा गया। आमतौर पे कोई भी किसी के साथ बैठ सकता है। तस्वीर मीडिया में सामने आई और खबरें चलने लग गईं। रिपोर्ट्स में यह भी पता चला कि जब सिंदूरी मैसूरू की डिप्टी कमिश्नर थी तब विधायक महेश और सिंदूरी आधिकारिक तौर पे एक साथ काम कर चुके थे। इसके बाद IPS अफसर डी रूपा ने 19 फरवरी को रोहिणी सिंदूरी की कुछ निजी तस्वीरें अपने फेसबुक अपने सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर कर दी। आरोप लगाए गए कि सिंदूरी ने 2021 और 2022 में अन्य IPS अफसरों को उनकी व्यक्तिगत तस्वीरें भेजी थी। इसके अलावा डी रूपा ने सिंदूरी पर भ्रष्टाचार सहित 19 आरोप लगाए। इस बीच रोहिणी सिंदूरी ने एक बयान जारी कर कहा कि IPS रूपा उनके खिलाफ झूठा और बदनाम करने वाला अभियान चला रही थी और यही उनकी कार्यप्रणाली है। सिंदूरी ने कहा, मैं भारतीय दंड संहिता IPC की अलग अलग धाराओं के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज कराऊंगी। उन्होंने मुझे बदनाम करने के लिए ही मेरे सोशल मीडिया पर तस्वीरें डाली, मेरी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली और मेरे WhatsApp स्टेटस के स्क्रीनशॉट इकट्ठा किए। वो उन लोगों के नाम बता दें जिन्हें कथित तौर पर मैंने ये तस्वीरें भेजी हैं ताकि इसे सत्यापित किया जाए। आप समझिए कि IAS और IPS की लड़ाई है जो खुले तौर पे सोशल मीडिया पे लड़ी जा रही है। आमतौर पर अधिकारियों का एक डेकोरम होता है। मामले में ताज़ा अपडेट ये है कि IAS अफसर रोहिणी सिंदूरी के पति ने IPS ऑफिसर डी रूपा के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रेड्डी ने रूपा के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए बेंगलुरु के बागलगुंटे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। तो ये थी दिन भर की सुर्खियां। मेरा नाम है अभिनव। देखते रहिए दी ललन टॉप। सिर्फ 59 रुपए महीने में पाइए YouTube पर LT प्रीमियम। किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देखिए हमारे प्रीमियम प्रोग्राम जैसे गेस्ट इन द न्यूज रूम, किताब वाला आदि। इसके अलावा बहुत कुछ। सब्सक्राइब करने के लिए ललन टॉप के YouTube चैनल पर जाकर क्लिक करें ज्वाइन बटन।